हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। और ह्यूमन डिजीज में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें से जीवाणु के द्वारा होने वाले कुछ रोग हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिए। कुछ बचे हुए जो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेग या काली मौत या ब्लैक डेथ। प्लेग को काली मौत या ब्लैक डेथ कहा जाता है। हालांकि एक काली खांसी भी अपने रोग था जो परट्यूसिस का दूसरा नाम है। इसी तरह से काला बुखार भी आएगा। काली मौत का मतलब क्या है? प्लेग। अब जो प्लेग जो बीमारी है ये भी एक बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? मतलब काली मौत जो रोग है, प्लेग जो है, उसका रोगजनक कौन होता है? येरिसीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो इसका रोगजनक है। ये जीवाणु की वजह से रोग उत्पन्न होता है। परंतु ये जो जीवाणु है ये पाया जाता है एक विशेष मक्खी में, और वो मक्खी क्या है? रोग की वाहक है। उस मक्खी में ये पाया जाता है जिसका मक्खी का नाम है जीनोप्सिला चियोप्सिस, या जिसको रेड फ्लाई कहा जाता है। ये जीनोप्सिला चियोप्सिस जो मक्खी है ये रहती है चूहों के शरीर पर, यानी कि ये बैक्टीरिया पाया जाता है इसमें, मक्खी में। और मक्खी कहाँ रहती है? चूहों के शरीर पर। तो यहाँ पर चूहा जो है वो इस रोग का आश्रय है। तो प्लेग जो डिजीज है वो येरिसीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से फैलती है, और इस बैक्टीरिया के रोग की वाहक जो मक्खी है वो है जीनोप्सिला चियोप्सिस, जिसको रेड फ्लाई भी कहा जाता है, ओरिएंटल रेड फ्लाई भी। और आज से इसका जो होता है वो होता है चूहा, यानी ये मक्खी पाई जाती है चूहे पर। ये जो रोग है कभी एक बार बहुत ज़्यादा जो है एक भयंकर बीमारी के रूप में फैला था। बहुत लोग इससे मारे गए थे। हमारे देश में सूरत में भी 1994 में ये रोग काफ़ी फैला था, और उस समय वहाँ पर चूहों को पकड़ पकड़ के मार दिया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जब इस रोग का संक्रमण नहीं होता है तब भी हमें चूहों को मार देना चाहिए, तब भी जो चूहे हैं वो रोग फैलाते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया का जब संक्रमण होता है वातावरण में, उस समय ये मोस्टली चूहों से ही फैलती है, यानी चूहों से होने वाला रोग है। चूहा इसका आश्रय होता है। तो और एक चीज़ और, ये जो प्लेग जो रोग है वो कंटिन्यू नहीं रहता। जैसे कि एक बार हो जाता है उसके बाद जैसे 1994 में सूरत में हुआ, उसके बाद अभी तक देखने को नहीं मिलता। तो ये जो है लंबे समय से वापस जो है बीमारी आती है, कंटिन्यू ये नहीं है। इसी कारण तो इसे इसका कोई परमानेंट टीका भी नहीं है। लक्षण इसमें क्या दिखते हैं? जो लक्षण है इसके प्लेग के, ये क्या करता है? लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो लसिका ग्रंथियां, लसिका तंत्र जो है, लिम्फोसाइट्स, उनको ये जो है लसिका ग्रंथियों को, लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। साथ ही दूरस्थ अंगों को प्रभावित करता है। दूरस्थ अंगों में जैसे कि हाथ पैरों की जो अंगुलियां हैं, ये जो उभरे हुए भाग होते हैं शरीर के, तो उन दूरस्थ अंगों को ये प्रभावित करता है। और उन दूरस्थ अंगों में या हाथ पैरों की अंगुलियों वगैरह में जो है घाव बन जाते हैं, और उन घावों में काला काला पदार्थ जम जाता है। और जब ये घाव काले हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है गैंग्रीन। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? लसिका तंत्र को प्रभावित करेगा और शरीर के दूरस्थ भागों को भी प्रभावित करेगा। वहां पर यदि कोई चोट लगने से घाव हो गया या इसकी वजह से भी घाव बन जाते हैं गंभीर हो जाने के बाद में, तो उन घावों में जो वो घाव जो है काले हो जाते हैं, और काले वो जो घाव हो जाते हैं वो गैंग्रीन कहलाता है। और ये घाव जो होता है धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अंगुली में कोई घाव बना तो वो ब्लैक हो गया, फिर धीरे धीरे घाव आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए अगर समय रहते इसका उपचार करा लिया जाता है। उपचार में क्या होता है? जैसे कि मान लो गैंग्रीन बनने से पहले इसका पता चल जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो एंटीबायोटिक्स या जैसी कुछ दवाएं हैं जिनके द्वारा इलाज संभव होता है। यदि घाव गैंग्रीन बन चुका, बढ़ने लग गया, तो उस शरीर के उस पार्ट को शल्य क्रिया द्वारा काट के हटा दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि गैंग्रीन अगर काटने के बाद पूरा नहीं हट पाता, फिर हो जाता है, तो फिर आगे वाले भाग को काटा जाता है, फिर आगे वाले भाग को। तो इस तरह से इस रोग का गंभीर हो जाने के बाद में इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके करैक्टर दिखते हैं। टीका इसका जो है प्लेग वैक्सीन के नाम से है टीका उपलब्ध, लेकिन बहुत ज़्यादा वो प्रभावी नहीं है, कम प्रभावी है। इसीलिए जैसे कि बाकी जो रोगों के टीके हैं जो बच्चों को पहले से लगा दिए जाते हैं, जैसे डीपीटी का टीका या फिर जो है पोलियो वैक्सीन वगैरह लगाए जाते हैं, तो उस तरह से इसका कंपल्सरी नहीं है कि भाई बच्चों को सभी को लगाया ही जाता है। तो ये जो टीका है, क्योंकि ये कम प्रभावी होता है, उतना प्रभावी नहीं होता। और ये जो बीमारी है वो भी जो है काफी रेंडमली, यानी काफ़ी समय बाद में ये रिपीट होती है। उपचार की बात करें तो एक तो एंटीबायोटिक
दवाइयाँ दी जाती है। सभी जो बैक्टीरियल डिजीज है सब में एंटीबायोटिक्स दी जाती है। साथ ही शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका उपचार किया जाता है, यानी जो गैंग्रीन बन चुका उस गैंग्रीन को फिर शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जाता है। तो पहला रोग था प्लेग, पहला आज की क्लास का। वैसे 9वां रोग हम पढ़ रहे हैं, 8 डिजीज हम पहले पढ़ चुके। उसके बाद 10वां रोग हम पढ़ते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो रोग है ये फैलता है रोगजनक बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। एंथ्रेक्स का रोगजनक कौन है? बैसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु है उसके द्वारा ये रोग फैलता है। संक्रमण कैसे होता है इस रोग का? इस रोग का संक्रमण रोगी के संपर्क में आने से या संक्रमित मवेशियों से होता है, यानी कि या तो जैसे कि कोई रोगी है इसका तो उस रोगी के संपर्क से, उसके कपड़े बर्तन यूज करने से, या फिर उसके खांसने छींकने की वजह से, तो उसके संपर्क की वजह से फैलता है। या फिर ये रोग यदि मोस्टली मवेशियों में भी होता है, तो यदि ये मवेशियों में, दुधारू पशुओं में पाया जाता है तो उनकी वजह से भी संक्रमण मानव में हो जाता है। तो ये संक्रमण का तरीका। उसके बाद में इसके लक्षण क्या दिखते हैं? इसकी वजह से त्वचा पर छाले हो जाते हैं और श्वसन पथ में संक्रमण होता है, श्वसन पथ जो है वो प्रभावित होता है। ट्रेकिया जो है, श्वसन मार्ग है, वो प्रभावित होता है और त्वचा पर छाले बन जाते हैं। वैक्सीन, एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन है वो एंथ्रेक्स वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। एंथ्रेक्स वैक्सीन यानी टीका है किसका? एंथ्रेक्स का। एक जो एंथ्रेक्स के बारे में खास जो तथ्य है वो ये है कि इसको जैविक हथियार के रूप में, जैविक युद्धों के लिए, बायो वेपन के रूप में, जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेक्स को एक पाउडरी फॉर्म में, जिसमें कि इसके बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा जो है दूसरे भोजन में या अन्य किसी भी चीज़ के माध्यम से जो लोग हैं जैविक हथियार के रूप में, जैविक युद्ध के रूप में दूसरे देशों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में एक बार जो दुश्मन देशों ने, जो ब्रिटेन वगैरह, इंग्लैंड वगैरह के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, वहाँ पर वो भेजा करते थे एक पाउडर, और उस पाउडर में क्या होते थे? एंथ्रेक्स के जो बैक्टीरिया थे वो हुआ करते थे। इनका क्या होता है कि यदि उस पाउडर को जल्दीबाजी में खोल लिया या उसको ध्यान से जो है उसको ध्यान नहीं दिया से उसको टच कर लिया, हल्का पाउडर होता है तो तुरंत सांस के साथ शरीर में चला जाता है, जिसमें कि एंथ्रेक्स की क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, तो एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। या फिर जैसे अगर वो त्वचा के संपर्क में भी आ गया तो भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये था एंथ्रेक्स। बायो वेपन के रूप में इसका यूज होता है। बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार के रूप में भी इसका यूज किया जाता है एंथ्रेक्स का। उसके बाद में है न्यूमोनिया। 11वां जो रोग है न्यूमोनिया, एक सामान्य रोग है जो कि हमारे यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों में ये रोग पाया जाता है, न्यूमोनिया। इसका रोग कारक जो बैक्टीरिया होता है वो होता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया इसका रोगजनक है। उसके बाद में होता है किसकी वजह से? दूषित भोजन, जल या फिर रोगी के संपर्क की वजह से होता है। जो न्यूमोनिया रोग है वो भी या तो रोगी के संपर्क में आने से होता है या फिर दूषित भोजन और जल से होता है। लक्षण क्या दिखते हैं इसमें? न्यूमोनिया में जुकाम के जैसे लक्षण दिखते हैं, यानी छींके आना, खांसी होना, नाक बहना, जैसे जुकाम में होता है, सिर दर्द होना, सारे लक्षण वैसे दिखते हैं। साथ ही तेज बुखार रहता है और इसकी वजह से फेफड़ों में संक्रमण होता है। ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है और फेफड़ों में संक्रमण हो जाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। जो रोगी होता है ऐसे ज़्यादा जब इसका गंभीर जब हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे उसकी पसलियाँ ऊपर नीचे हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये है न्यूमोनिया। उपचार, न्यूमोनिया के उपचार में भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है, तो प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो 12वां रोग है सुजाक या गोनेरिया और 13वां है सिफिलिस। 12वां और 13वां जो रोग है सुजाक यानी कि गोनेरिया और सिफिलिस, ये दोनों जो रोग है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि यौन संक्रमित रोग है, जननांगों से संबंधित रोग है। तो ये रोग जो है जननांगों में होते हैं और इन रोगों के जो रोगजनक है, जैसे कि सुजाक या गोनेरिया रोग का जो रोगजनक होता है, रोग कारक होता है, वो है निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु। निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु जो है वो गोनेरिया या सुजाक रोग उत्पन्न करता है। सिफिलिस जो रोग है वो ट्रोपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। संक्रमण कैसे होता है? इनका जो संक्रमण जो होता है वो या तो असुरक्षित यौन संबंध से या फिर जो है रोगी के साथ संपर्क से होता है। तो मोस्टली जो है ये रोग जननांगों से संबंधित रोग है, तो मोस्टली ये जो है
असुरक्षित यौन संबंध से ही उत्पन्न होता है। सिफिलिस भी सेम संक्रमण इसी तरीके से होता है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसमें? जो मूत्र मार्ग है उसमें पीला तरल स्रावित होता है। जनन पथ या जो मूत्र मार्ग होता है उससे पीला तरल लिक्विड स्रावित होने लगता है और उस पीले तरल के स्रावित होने की वजह से जनन मार्ग या जननांगों में या मूत्र मार्ग में जलन उत्पन्न होने लगती है और वो जलन जो है धीरे धीरे फिर घाव का रूप ले लेती है, यानी कि वहाँ पर घाव भी बन जाते हैं। तो जलन उत्पन्न होती है और वहाँ पर घाव बन जाते हैं। जब ये जननांगों में जलन उत्पन्न होती है, घाव बनने लगते हैं, तो ये रोग कहलाता है यूरिथ्रीटिस। यानी शुरू में जो पीला पदार्थ स्रावित होता है, जलन होती है, तो उसी समय इसका इलाज करा लिया जाए तो अच्छा रहता है। पर होता क्या है हमारे समाज में कि जो जननांगों से संबंधित रोग होते हैं उनके बारे में खुल के ना तो बात की जाती है, हालांकि कुछ तो डॉक्टर को भी खुल के उनके बारे में नहीं बता पाते और इसी का नतीजा होता है कि वो रोग बढ़ता जाता है और गंभीर हो जाता है। तो शुरू में जलन होती है लेकिन वहाँ पर अगर इलाज नहीं लिया जाता है तो जलन घाव में चेंज होने लग जाती है, जिससे जो रोग उत्पन्न होता है वो है यूरिथ्रीटिस रोग। उसके बाद इसकी वजह से यदि ये गंभीर हो जाता है रोग तो बांझपन हो जाता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। साथ ही जब ये रोगाणु यदि हृदय में पहुंच जाए, यदि बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी, लंबे समय से ये बीमारी चलती रहती है, तो जो बैक्टीरिया है निसेरिया गोनेरियाई, ये जो है शरीर के अंदर ही अंदर हार्ट की तरफ पहुंच जाता है और तब रोग उत्पन्न हो जाता है हृदय में एंडोकार्टिडिस रोग। तो सुजाक या गोनेरिया की वजह से ही जब ये लंबे समय तक बना रहता है तो हार्ट में, हृदय में एंडोकार्टिडिस रोग भी उत्पन्न कर देता है। अब इसमें भी जो है ये भी जो लक्षण जो होते हैं गोनेरिया के समान ही सिफिलिस के कैरेक्टर होते हैं, यानी कि इनमें भी जननांगों में जलन, घाव होना, ये सारे कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं। बांझपन हो जाता है गंभीर अवस्था में, साथ ही साथ उसमें कुछ अन्य लक्षण भी आते हैं। सिफिलिस में इन लक्षणों के अलावा स्मृति कमजोर हो जाती है, यानी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लग जाती है और बाल झड़ते हैं। तो ये दो रोग जो थे वो है जिनको हम जननांगों से संबंधित रोग कह सकते हैं। उसके बाद में 14वां जो रोग है वो है मस्तिष्क का आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस और मस्तिष्क का आवरण शोथ जो रोग है इसका रोग कारक होता है निसेरिया मेनिंजाइटिडिस। मेनिंजाइटिडिस जो रोगजनक है निसेरिया मेनिंजाइटिडिस, उसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क का आवरण शोथ। इसका जो संक्रमण होता है ये भी सेम रोगी के संपर्क से होता है या फिर रोगी के खांसने छींकने से जो बूंदें हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चली जाती है तो इसका संक्रमण हो जाता है। इस रोगी के जो लक्षण है 2 से 9 दिन के बाद में प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही रोगी के संपर्क में आए, रोगी बैक्टीरिया जो है ये निसेरिया मेनिंजाइटिस शरीर में चला गया तो उसके 2 से 9 दिन के गैप के बाद में इसके कैरेक्टर दिखने लगते हैं। लक्षण किसको प्रभावित करते हैं? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेरुदर को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करते हैं। ये बैक्टीरिया जो है मस्तिष्क को, मेरुरज्जु को और मेरुदर को प्रभावित करेगा, वहाँ पर संक्रमण करता है, जिसकी वजह से बुखार होता है, उल्टियाँ आती है। और उपचार इसका भी वही एंटीबायोटिक्स उपचार होता है, इन प्रतिजैविक दवाइयाँ दी जाती है। और बैक्टीरियल डिजीज में सबसे लास्ट 15वां जो रोग है वो है अतिसार या डायरिया। अतिसार या डायरिया एक सामान्य बीमारी है जिसके बारे में सबको पता है। सिर्फ इसके रोगजनक का ध्यान रखना है कि साइजेला जो जीवाणु है, साइजेला बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से अतिसार या डायरिया उत्पन्न होता है। संक्रमण दूषित जल और भोजन की वजह से या रोगी के संपर्क की वजह से होता है। लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं? उल्टियाँ होती है, लगातार दस्त लगते हैं, लगातार उल्टी और दस्त होने की वजह से जो आंत्र है उस आंत्र में पानी की कमी हो जाती है। साथ ही साथ पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन के साथ ही साथ यदि ये दस्त लगातार लगते गंभीर अवस्था में क्या होता है, दस्त के साथ में श्लेष्मा और कुछ ब्लड भी बाहर आने लगता है। तो इसका उपचार भी यही है कि इसमें भी क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। लेकिन गंभीर अवस्था अगर हो जाए यानी उल्टी और दस्त लगातार होते रहे, उपचार ना करवाया जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और साथ ही साथ श्लेष्मा और ब्लड निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा समय तक इलाज नहीं कराने की वजह से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो डायरिया एक कॉमन डिजीज जो साइजेला जीवाणु द्वारा होती है। तो ये थी बैक्टीरियल डिजीज।
यानी जीवाणु जनित कुल 15 रोग हमने पढ़े। इनमें रोगजनक और रोगों के लक्षण मोस्टली ध्यान रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाली रोग, यानी वायरस या विषाणु से होने वाले रोगों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।